नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट में देख लिया था कि हमने जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से रिलेटेड जो है वो इम्पॉर्टेंट जितने भी आपका टॉपिक के अंदर जो भी पॉइंट बन रहा है वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें हमने जो है वो 40 क्वेश्चन जो है वो पिछले पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे। और आज हमारे पास जो है ये यहाँ पे पार्ट सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इस कंप्लीट चैप्टर को हम 90 क्वेश्चन के साथ में जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो 40 से आगे क्वेश्चंस को आज की क्लास में कवर करते हुए चलेंगे। तो जिन्होंने अभी तक पिछले क्लासेस को नहीं देखा है, आपके पेपर के लिए बहुत ही थोड़ा टाइम है, सीबीएसई जेबीटी कमीशन जिन्होंने देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाली हैं, ठीक है। तो ध्यान देते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप क्या होती है और रबी क्रॉप क्या होती है, थोड़ा सा फिर से जान लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें किस में आती हैं, तो इस क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। खरीफ क्रॉप्स आर वीट एंड ग्राम, राइस एंड मेज, मस्टर्ड एंड पी, ग्राम एंड बार्ले। तो खरीफ क्रॉप इनमें से जो है वो हो जाएगी आपकी राइस एंड मेज। धान और मक्का जो है ये खरीफ क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी, जो धान और मक्का, ये जो आपका धान और मक्का है। इसके अलावा जो यहाँ पे ऑप्शंस है ये सारी रबी क्रॉप है। गेहूं हो गया आपका, चना हो गया यानी कि वीट एंड ग्राम, सरसों और मटर है, चना और जौ है। ये सारी की सारी क्या हो गई हमारे पास, रबी क्रॉप होती हैं बाकी सारी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दोनों का आपको पता चल गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज इसेंशियल फॉर लीफी ग्रोथ। बोला जा रहा है कि पत्तेदार वृद्धि के लिए, जो पत्तों की वृद्धि होती है, लीफ की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक तत्व जो है वो आवश्यक होता है। तो यहाँ पे आपके पास है पोटाशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या कैल्शियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी जो है आपके पास लीफ की ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, पत्तों की ग्रोथ की बात हो रही है, तो उसके लिए कौन इसेंशियल होगा, वो होगा नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन लीफ की ग्रोथ में हेल्प करता है। जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस जो है वो रूट की ग्रोथ में हेल्प करता है, ध्यान रखिएगा, जड़ों की ग्रोथ में। और जो पोटाशियम होता है वो क्या होता है, डिजीज़ को रोकने में हेल्प करता है, डिजीज़ रेजिस्टेंस ये होता है, ठीक है। 3 आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो कि प्लांट्स के पॉइंट पे हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो लीफ की ग्रोथ के लिए कौन इसेंशियल है आपके पास, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन रूट डेवलपमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि रूट की डेवलपमेंट में कौन सी जो है यहाँ पे कौन सा पोषक तत्व जो है वो आवश्यक होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम या सल्फर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रूट के लिए फॉस्फोरस होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैन्योर इम्प्रूव्स, जो खाद होती है। अब 2 चीज़ें होती हैं, एक आपके पास मैन्योर है, एक फर्टिलाइजर्स होते हैं। जो मैन्योर होते हैं ना, मैन्योर यानी कि जो खाद होती है, यानी कि जो ऑर्गेनिक होती है, जैसे कंपोस्ट वगैरह से बनती है ना, सले गड़े पत्तों से बनती है, उसको हम क्या कहेंगे, ये हो गया हमारा मैन्योर। और वहीं पर अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो वो केमिकल सब्सटेंस से बना हुआ होता है आपका फर्टिलाइजर्स, ठीक है। जो मैन्योर होता है ये क्या करता है, मैन्योर जो है, जो सॉइल होती है आपकी, उसकी उर्वरता को बनाए रखने में, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। वहीं पर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सिर्फ जो है, जो भी आपकी क्रॉप्स हैं उनको बढ़ाने पे हेल्प करता है, मिट्टी की उर्वरता को नहीं बनाए रखता बल्कि उसको ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन्योर इम्प्रूव्स, खाद सुधार करती है किस चीज़ में, सॉइल के टेक्सचर में, जल धारण क्षमता को स्ट्रॉन्ग करती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को सुधारती है, मिट्टी की उर्वरता को सुधारती है। तो ये तीनों चीज़ें कर सकती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक मैन्योर। इनमें से जो है वो जैविक खाद कौन सी है, यूरिया, कंपोस्ट, डीएपी, सुपर फॉस्फेट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक हमारा कंपोस्ट आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बाकी सारे जो है हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो
क्या है, आर्टिफिशियल हैं, यानी कि जिनको हम क्या बोलेंगे, केमिकल सब्सटेंस। यूरिया केमिकल सब्सटेंस है, डीएपी केमिकल सब्सटेंस है, सुपर फॉस्फेट भी वैसा ही है। यूरिया इज रिच इन, यूरिया किससे समृद्ध होता है? यूरिया में क्या चीज़ होती है? नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। तो हमने क्या कहा था कि ये चीज़ों को बढ़ाने में हेल्प करती है ना, तो उसमें नाइट्रोजन है, ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रोजन लीफ की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। वहीं पर यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक खाद है, केमिकल सब्सटेंस है, जो कि क्रॉप इल्ड को रैपिडली जो है वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड। बोला जा रहा है जब दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स जो है एक डेफिनेट पैटर्न पे जो है वो ग्रो करती है, उसको क्या कहा जाता है? इरिगेशन कहा जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है, हार्वेस्टिंग कहा जाता है, स्टोरेज। तो जिसमें दो या अधिक फसलें उगाने का एक निश्चित क्रम होता है उसको मिक्स्ड क्रॉप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन सेम फील्ड। एक ही खेत है, वहाँ पे एक ही खेत में नियोजित कतारों में विभिन्न फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं, डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती है, उनको क्या कहा जाता है? डिफरेंट क्रॉप्स कहाँ पे? सेम फील्ड में बोला जा रहा है, तो उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे, इंटर क्रॉपिंग कहेंगे, क्रॉप रोटेशन कहेंगे, इरिगेशन कहेंगे। पिछले क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे। मिक्स्ड क्रॉप हमने देख लिया, एक निश्चित क्रम में डेफिनेट पैटर्न होता है, डेफिनेट क्रम में दो या दो से अधिक फसलें उगाना, उसको कहा गया मिक्स्ड क्रॉपिंग। और यहाँ पे है क्रॉप सेम फील्ड पे प्लांट रोज इज कॉल्ड, एक ही खेत में नियोजित कतारों में, तो उसको इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डिफरेंट क्रॉप्स इन रोज, जो रोज में जो है अलग अलग जो लाइनें हैं, कतारें हैं, कतारों में बोई जाए उसको इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है। और डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो अल्टरनेटिवली जो है वो एक के बाद एक जो है वो उगाई जा रही है, अल्टरनेटिवली जो है वो ग्रो हो रही हैं, उसको क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। ठीक है, एक मिक्स्ड क्रॉपिंग भी होता है जिसमें दो और ज़्यादा क्रॉप्स जो है, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स जो है वो एक साथ में उगाई जाती है ना, उसको मिश्रित खेती कहेंगे। और इंटर क्रॉपिंग रोज में होंगी, और जो क्रॉप रोटेशन है वो डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो ग्रो होती है अल्टरनेटिवली, है ना, अल्टरनेटिवली डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो हो रही है, उसको हमने क्या कहा? क्रॉप रोटेशन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन, क्रॉप रोटेशन किस चीज़ में हेल्प करती है? फसल चक्र सहायता करता है, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग पेस्ट, सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन। तो क्रॉप रोटेशन जो है, एक तो हमने कहा डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो होती है अल्टरनेटिवली, तो ये जो है वो किस में हेल्प करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप इज कॉल्ड, जो क्रॉप के लिए जो वाटर सप्लाई होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको इरिगेशन कहा जाता है, सिंचाई की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन से रिलेटेड बात करेंगे, जो डिफरेंट टाइप की स्टडी बोल दो, या साइंस ऑफ रियरिंग हनी बीज, मधुमक्खी पालन का जो विज्ञान है उसको क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को हम क्या कहेंगे? बी कीपिंग भी कहा जाता है इसको, मधुमक्खी का पालन करने को बी कीपिंग। और ये जो है वो प्रोड्यूस करता है हनी, यानी कि शहद और वैक्स जो है ये प्रोड्यूस करता है, तो इसको एपीकल्चर कहा जाता है, मधुमक्खी पालन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रियरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड, फिश के लिए पीसी वर्ड यूज़ करते हैं, तो मछली पालन जो है आपका मत्स्य पालन, पीसी कल्चर कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रेशम का कीट जो है उसके पालन को क्या कहा जाता है? रेशम उत्पादन हेतु रेशम कीट पालन, वो उसको क्या कहा जाएगा? तो सिल्क वॉर्म को कहा जाता है यहाँ पे सेरी कल्चर, सिल्क वॉर्म के लिए जो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क है, इसको क्या कहेंगे? सेरी कल्चर कहेंगे, यानी कि रेशम पालन कहेंगे। नेक्स्ट है विच इंडियन ब्रीड ऑफ काउज इज़ फेमस फॉर हाई मिल्क यील्ड, भारत की कौन सी गाय जो है, गाय की नस्ल अधिक दूध उत्पादन के लिए फेमस है, जो बहुत ज़्यादा दूध देती है? तो वो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो साहिवाल गाय है वो भी जानी जाती है, गिर भी जानी जाती है, और रेड सिंधी जो है, ये तीनों टाइप की जो गायें हैं वो अधिक दूध उत्पादन के लिए फेमस है।
विच डिजीज़ इफेक्ट्स पोल्ट्री वर्ड, जो पोल्ट्री यानी कि मुर्गियों को प्रभावित करता है, कौन सा रोग होता है जो मुर्गियों को होता है? रानीखेत रोग होता है, मलेरिया है, तपेदिक है, हैज़ा है। तो करेक्ट आंसर होगा रानीखेत डिजीज़ जो है वो होती है आपके मुर्गियों को प्रभावित कर सकती है। द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग बीज फॉर हनी प्रोडक्शन इज, शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को पालना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विच एनिमल इज नोन एज अ शिप ऑफ डेजर्ट, शिप ऑफ डेजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? रेगिस्तान का जहाज। ऊंट रेगिस्तान में चलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रॉस ब्रीडिंग इज डन टू, संकर प्रजनन किया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है दूध उत्पादन घटाने के लिए, गुणवत्ता एवं उत्पाद बढ़ाने के लिए, रोग बढ़ाने के लिए, वृद्धि कम करने के लिए। तो क्वालिटी एंड इल्ड को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता एवं उत्पादक बढ़ाने के लिए जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीरियल क्रॉप, अनाज फसल नहीं है, अनाज नहीं है, कौन सा नहीं है? धान है, गेहूं है, चना है, मक्का है। अनाज फसल कौन सी नहीं है? तो जो चना है वो एक अनाज फसल नहीं है। ठीक है, बाकी धान है, चना है, मक्का है, इनको हम अनाज के अंदर जो है वो काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चना, ना कि वीट नहीं, यहाँ पे चना होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वीड्स आर, जो बीड्स है वो क्या होती है? खरपतवार। तो खरपतवार को क्या बोला जाता है? जो अनचाहे पौधे होते हैं जो कि फसलों के साथ में और उग जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बीड्स कहा जाता है। अनवांटेड प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखो कुछ पॉइंट्स आपने यहाँ पे ध्यान रखने हैं जो हमने पीछे पढ़ लिए हैं पिछले क्लास में, थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे। सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल जो है कहा जाता है, ये एटीपी भी प्रोड्यूस करता है। राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होती हैं, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल को कंटेन करता है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है। रबी क्रॉप्स जो है वो विंटर में उगती हैं, यानी कि शीत ऋतु में, जब बहुत ठंड होती है ना तब रबी क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं। जैसे आपके जो हमने पढ़ा था पीछे, चना वगैरह पढ़ा था, है ना। और उसके अलावा जो है वीट हो गया, गेहूं, है ना, और आपका ग्राम चना, तो ये सारे जो हैं वो किस में हैं? रबी क्रॉप्स में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप, राइस जो धान है वो कैसी है? खरीफ क्रॉप है और ये गर्मियों में उगाया जाता है। एपीकल्चर का मतलब क्या है? मीन्स बी कीपिंग, एपीकल्चर में जहाँ पे जिसको मधुमक्खी का पालन किया जाता है जिसमें। ठीक है, नेक्स्ट है पीसी कल्चर, फिश फार्मिंग से रिलेटेड है, मछलियों के लिए हम पीसी वर्ड का यूज़ करते हैं। सेरीकल्चर, सेरी वर्ड हम जो है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? सिल्क फार्मिंग के लिए, रेशम कीट उत्पादन के लिए। ठीक है, ये हमारा जो पिछले पॉइंट पे हमने पढ़ा था उसका रिवीजन हो गया। अब आ जाते हैं प्रोकैरियोट की हमने बात की, यूकैरियोट की हमने बात की थी पीछे भी। तो जो आपका यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग जो है वो अनुपस्थित होता है? राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, या फिर साइटोप्लाज्म। कौन सी चीज़ है यहाँ पे जो एब्सेंट होती है आपकी प्रोकैरियोट में? ये यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो एक तो हमने कहा था इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, नो ट्रू न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। ठीक है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली यहाँ पर नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। और प्रोकैरियोट कोशिकाओं का एग्जाम्पल आता है हमारा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेल ऑर्गेनली हेल्प्स इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, कोशिका के अंदर पाचन में कौन सा कोशिकांग जो है वो सहायता करता है? पाचन में कौन सहायता करता है? तो जो आपका लाइसोसोम है वो कोशिका के अंदर पाचन में जो है वो सहायता करता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लाइसोसोम आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे उसका आपने ध्यान रखना। सुसाइडल बैग ऑफ सेल और डाइजेस्टिव एंजाइम को जो है ये कंटेन करता है आपका लाइसोसोम। नेक्स्ट है द हेरिडिटरी मटीरियल प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स में क्या उपस्थित है? डीएनए प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है विच फर्टिलाइजर प्रोवाइड पोटाशियम, विच फर्टिलाइजर प्रोवाइड पोटाशियम, जो पोटाशियम है वो क्या प्रदान करता है? यूरिया, एमओपी, डीएपी,
या फिर अमोनियम सल्फेट, तो पोटाशियम जो है वो MOP जो है वो प्रोवाइड करता है, MOP उर्वरक प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है विच मैथड इज यूज टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बीट्स। फसलों को खरपतवार से बचाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो उसकी वीडिंग की जाती है, इरिगेशन की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है या स्टोरेज। तो वीडिंग की जाती है, निराई की जाती है उस चीज़ की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जो घास को निकाला जाता है यानी कि। हनी इज रिच इन, शहद किससे समृद्ध होता है, तो शहद में क्या होता है, आपकी शुगर होती है यानी कि शर्करा उसमें प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच प्रोसेस मेंटेन्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। कौन सी प्रक्रिया जीवन की निरंतरता बनाए रखती है, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन या डाइजेशन। इनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो निरंतरता को कौन बनाए रखता है, आपका रिप्रोडक्शन जो है, प्रजनन यानी कि आगे को पैदा होना जो है कोई भी जानवरों में, जीवों में, है ना। तो रिप्रोडक्शन जो है वो निरंतरता को बनाए रखती है। विच पार्ट ऑफ सेल कंटेन जेनेटिक मटीरियल, कौन जो है यहाँ पे आनुवंशिक पदार्थ जो है वो कौन सा कोशिका का कौन सा भाग आनुवंशिक पदार्थ रखता है, तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स और DNA जो है वो जीन्स प्रेजेंट होते हैं। विच इरिगेशन मेथड सेव्स वाटर, वाटर को कौन सेव करता है, फ्लड इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन। तो जो ड्रिप मेथड होता है ना, ड्रिप इरिगेशन होती है, वो सिंचाई विधि से जो है वो जल को बचाती है। विच क्रॉप इज़ मेनली ग्रोन फॉर ऑयल, कौन सी फसल मुख्यतः तेल के लिए उगाई जाती है, तो तेल जो है गेहूं से निकलता है, धान से, मक्का से, सरसों से। तो सरसों से निकलता है, इसीलिए सरसों के तेल के लिए सरसों जो है वो उगाई जाती है। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक, राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट को जो है वो किचन हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, किचन हाउस ऑफ द सेल। विच प्लास्टिड गिव्स कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर, तो कलर से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, क्रोमो वर्ड कलर के लिए आता है। तो जो क्रोमोप्लास्ट है वो जो है ये प्लास्टिड है एक टाइप का। तो क्रोमोप्लास्ट जो है वो फूलों को और फलों को रंग देता है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट मेनली स्टोर, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो मुख्यतः संग्रह करता है किस चीज़ का, पिगमेंट का, फूड का, वाटर का, प्रोटीन का। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये मुख्यतः संग्रह करता है फूड का यानी कि भोजन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेल ऑर्गेनली हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल निर्माण में कौन सहायता करता है, स्पिंडल निर्माण में सेंट्रोजोम, राइबोसोम, लाइसोसोम या गोल्गी बॉडी। तो आपके जो सेंट्रोजोम होते हैं वो स्पिंडल निर्माण में सहायता करते हैं। माइटोसिस और मियोसिस आपने पढ़ा था, तो माइटोसिस में क्या होता है और मियोसिस में क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। माइटोसिस जो है वो सेल जो बॉडी सेल्स अकर इन बॉडी सेल्स, क्रोमोसोम नंबर इसमें रिमेन सेम रहते हैं, ये ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करती है। और जो मियोसिस होती है उसको अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, यानी कि ये सिर्फ जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और क्रोमोसोम नंबर इसमें जो है वो हाफ हो जाता है और ये गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्ट्रक्चर गिव्स रिजिडिटी टू प्लांट सेल, प्लांट सेल को रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो जो आपकी सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, ये रिजिडिटी यानी कि कठोरता को प्रदान करती है। लॉन्गेस्ट फेज क्या है आपके पास, प्रोफेज, इंटरफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, ऐसे है ना। तो इसमें से जो है वो कौन सी है जो कि कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था है, तो लंबी अवस्था आ जाती है आपकी इंटरफेज जो है सबसे लंबी अवस्था है कोशिका चक्र की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस जो है आपकी, इसको क्या कहा हमने, माइटोसिस को जो है हिंदी में हमने क्या कहा, अभी हमने इस चीज़ के बारे में जो है वो बात की थी मियोसिस और माइटोसिस की। तो माइटोसिस है आपका समसूत्री विभाजन जिसमें क्रोमोसोम्स जो है सेम रहते हैं नंबर में। तो माइटोसिस की किस अवस्था में गुणसूत्र विषुवत रेखा पर व्यवस्थित होते हैं, प्रोफेज पे, मेटाफेज पे, एनाफेज पे, टीलोफेज पे। तो मेटाफेज पे जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मेटाफेज पे जो है गुणसूत्र विषुवत रेखा पर जो है वो स्थित रहते हैं।
ड्यूरिंग विच स्टेज डू सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है, सहोदरा क्रोमेटिड अलग होते हैं, तो वो किस में होते हैं? देखो मेटाफेज की हमने बात की, मेटाफेज में विषुवत रेखा पर जो गुणसूत्र हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब सहोदरा क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं तो अलग होंगे आपके एनाफेज पे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या करता है? गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रेंट फॉर प्लांट, पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक या पोटाशियम? तो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है आपका यहाँ पे जिंक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन को बनाए रखने में हेल्प करते हैं। जो नील हरित शैवाल होते हैं मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं, बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, विच मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर वाटर डेफिशिएंट एरियाज, जहाँ पे जल की कमी है वहाँ के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप के माध्यम से जो है वो सिंचाई होना। द अनवांटेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? जो अवांछित पौधों की वृद्धि, फसल खेतों में अवांछित पौधों की वृद्धि क्या कहलाती है? उसको खरपतवार कहा जाता है, बीड कहा जाता है, और उसको निकालने की विधि को हम निराई यानी कि वीडिंग कहेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पल्स क्रॉप, दलहनी फसल कौन सी है? तो दलहन में आपके पास आ जाती हैं जो दालें हैं, यानी कि जैसे आपका चना जो है एक दाल है, ये एक क्रॉप जो है वो पल्स क्रॉप है। विच एनिमल इज मेनली रियर्ड फॉर बुल, ऊन के लिए निम्नलिखित किस पशु को पाला जाता है? तो ऊन के लिए जो है वो शीप को पाला जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड इज कॉल्ड, खरपतवार हटाने की विधि को हमने क्या कहा था? वीडिंग यानी कि निराई, घास हटाने की प्रोसेस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, विच स्टोरेज मैथड प्रोटेक्ट ग्रेन फ्रॉम पेस्ट, कौन सी भंडारण विधि अनाज को कीटों से बचाती है? तो अनाज को कीटों से बचाता है हमारा खुला भंडारण, नम भंडारण, वायुरुद्ध भंडारण या नदी भंडारण। तो यहाँ पे जो ग्रेन को पेस्ट से बचाती है, जो हमारा एयर टाइट स्टोरेज है, वायुरुद्ध भंडारण है, जहाँ पर वायु नहीं जा सकती है, वही जो है वो अनाज को कीटों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोडर क्रॉप, चारा फसल कौन सी है? तो जो बरसीम है ना, उसको हम क्या कहेंगे? चारा फसल कहा जाता है। ये चारे के लिए जो है वो यूज़ की जाती है, ना कि गेहूं, चना या धान हम चारे के लिए यूज़ करते हैं। हाइब्रिड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो संकर बीज होते हैं वो तैयार किए जाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन से, क्रॉस पॉलिनेशन से, इरिगेशन से या म्यूटेशन से। हाइब्रिड सीड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं क्रॉस ब्रीडिंग से, संकर बीज क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है, इकट्ठी जो है वो वहाँ पे सब फसलें इकट्ठी फेंक दी जाती हैं, तो उससे जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग होती है। विच फार्मिंग मैथड अवॉइड्स यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कृषि पद्धति रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बचती है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग, इरिगेशन फार्मिंग। तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बचती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास यहाँ पे जो है वो 90 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी। और अगर किसी ने इससे पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, मैं बार बार आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको सारे के सारे साइंस का जितना भी सिलेबस आपके सिलेबस में गिवन है, HPRC ने दिया है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। टोटल हमने जो है वो 65 से ऊपर क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और उसके अलावा साइकोलॉजी या मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो भी प्लेलिस्ट आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो JBT कमीशन, जो CBSE JBT कमीशन है, पटवारी का एग्ज़ाम जिन्होंने देना है, या जो भी HPRC ने एग्ज़ाम में चीज़ें पूछनी है, जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जिसमें भी साइंस पूछी जा रही है, मतलब उन सभी के लिए ये वाली चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मेनली मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, CBSE JBT कमीशन और पटवारी दोनों के लिए साइंस का बिल्कुल सेम टू सेम सिलेबस है। तो ये सारी क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं। और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी अब आपके सिर्फ 2 चैप्टर बच जाते हैं और उसको भी हम 2 से 4 क्लासेस में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और आपका साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।